Hello guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor. Hopefully you are doing great. CMA फाइनल डायरेक्ट टैक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर जून 26 हम डिस्कस करने वाले हैं. जिस दिन मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन तक खाली इंस्टीट्यूट ने सेट 1 रिलीज किया है, सेट 2 अभी तक नहीं आया है. जैसे सेट 2 आएगा मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आप लोग को कराने का. एग्जाम के पहले तो आ ही जाएगा, तो 1 डे बिफोर एग्जाम हम लोग सेट 2 को कवर कर लेंगे. अभी एक बार सेट 1 कवर करते हैं. अच्छा स्टैंडर्ड का था एमक्यूपी, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस था, उसको भी अपने चेकआउट करेंगे. ठीक है, सबसे पहला ये एमसीक्यू देखते हैं. पहला सवाल था पीजीबीपी 44 एडी वाले से. मिस्टर सोमनाथ, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 56 years, is engaged in interior decoration only activity. His gross receipt was 18 lakh and his total income was 7 lakh, यानी 50% से कम दिखाया है. He did not opt out, यानी ऑप्ट आउट नहीं किया डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से. Which of the following statement is absolutely correct? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? He can opt 44 AD and estimate the income. He can opt 44 ADA and admit income at 50%. अगर ये इंटीरियर डेकोरेशन कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस रिसीट 50 लाख से कम है, डेफिनेटली ही कैन गो फॉर 44 ADA. He cannot opt either 44 AD or 44 ADA. ऐसा तो नहीं है. He need not file return of income since his total income is less than 12 lakh. ऐसा भी नहीं है. सर यहां पर क्या है, देखो इसमें लिखा है डिड नॉट ऑप्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम. हम लोग को रिटर्न ऑफ इनकम हमेशा ये चेक करना पड़ता है कि उसकी टोटल इनकम बीएल क्रॉस कर रहा है क्या. तो बीएल तो 4 लाख है, 12 लाख तो रिबेट के लिए है. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इसका सबसे एक्यूरेट आंसर क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट, कि ये प्रोफेशन में है तो ये 44 एडी ऑप्ट कर सकता है और 50% एडमिट कर सकता है एज इज इनकम. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. X Limited Mumbai filed its return for assessment year 26-27 on 1st October, declaring total income of 3.56 lakh. TDS credit was 30,000. MAT credit under 115JAA was 12,000. Company paid advance tax 59,000. How much is the interest payable under 234B on the assumption that the company is liable to pay income tax at the rate of 25%? 234B के लिए हमेशा चेक करना पड़ता है कि कितना नेट टैक्स ड्यू है आपका एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर. तो यहाँ पे देखो बेटा, आपका कंपनी है 3.56 लाख है, तो 3,56,000 का अपने को 25% टैक्स निकालना है. तो 25% टैक्स कितना आ रहा है, 89,000 आ रहा है. इस पे अपने को सेस ऐड करना है 1.04 के हिसाब से. ठीक है, प्लस 4% सेस. तो फाइनल आंसर आ रहा है 92,560. ये मेरा टैक्स ड्यू है, टैक्स ड्यू. इसमें मैंने टीडीएस क्रेडिट कितना कर दिया, माइनस 30,000. मैट क्रेडिट कितना माइनस कर दिया, 12,000. ठीक है, तो 92,560 माइनस 30,000 एंड माइनस 12,000. तो अल्टीमेटली आपका 50,560 ये आपका टैक्स ड्यू आ रहा है. अब आपको क्या करना है, आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया है 59,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26. 234B बोलता है अगर आप इसका 90% भी पे कर देते हो तो आपका बहुत है. अगर आप 90% भी पे कर देते हो तो आपके ऊपर 234B नहीं लगाएंगे. तो सर हमें पे ही कितना करना था, 5560. अगर तुम एडवांस टैक्स को भी लेस कर देता तो तुम्हारा रिफंड आ रहा है, तब तो तुमको कुछ पे ही नहीं करना है. तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा सेक्शन 234B में. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. रियल फाउंडेशन, अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड इन 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. ठीक है, received 26 lakhs as donation during the year, which includes anonymous donation of 4 lakh. What shall be the tax treatment of such anonymous donation in the hands of the trust? तो यहां पर क्या हो रहा है, 26 lakhs मेरा डोनेशन अमाउंट है, जिसमें एनोनिमस डोनेशन कितना है, 4 लाख मेरा एनोनिमस डोनेशन इंक्लूडेड है. 4 लाख मेरा एनोनिमस डोनेशन इंक्लूडेड है. What shall be the tax treatment of such anonymous donation in the hands of the trust? ट्रस्ट के लिए ये क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा. ठीक है, ट्रस्ट के लिए क्या ये टैक्स ट्रीटमेंट होगा, यही अपने को पूछा. तो एनोनिमस डोनेशन के लिए 115BBC में इसकी टैक्स रेट लगती है सर 30%. आपका टैक्स रेट यहां पर लगाया जाता है. ठीक है, 30% इसका टैक्स रेट यहां पर लगाया जाता है. यहां पे अपने को क्या करना है, 5% और 1 लाख विच एवर इज हायर देखना पड़ता है. तो यहां पे अपने क्या करेंगे, डायरेक्ट 1 लाख विल बी एग्जेम्प्ट, 1 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा विच एवर इज हायर होता है. एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 30% एक्सक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस. इस पे सरचार्ज सेस अलग से आप ऐड कर सकते हो. ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर.
Pashupati Private Limited agreed by the order of CIT appeal, filed appeal to ITAT on 31st August. Tax liability was 7 lakh after 15 days of the filing appeal. Company wishes to withdraw the appeal. Which of the following statement is correct in this regard? इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे? तो यहां पर क्या कर रहे हैं, एक बार अपने अपील फाइल कर दी, अपील टू ITAT कैन नॉट बी विड्रॉन. वंस द अपील हैज बीन फाइल्ड, ITAT की जो अपील है वो विड्रॉ नहीं हो सकती है. इट कैन नॉट बी विड्रॉन. ITAT की अपील विड्रॉ किया नहीं जा सकता. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. What is the amount of penalty leviable under 271A for failure to comply with 44AA to keep or maintain books of accounts, documents, etc. अगर आप 44AA में अकाउंट्स मेंटेन प्रॉपर नहीं कर पाते हो तो पेनल्टी कितना का है? 25,000. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द पावर्स ऑफ CBDT? CBDT के में इसमें से कौन कौन से पावर्स में नहीं है? इशू कर सकता ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, एडमिट एप्लीकेशन, क्लेम फॉर एग्जेम्पशन, डायरेक्ट इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल बी सबऑर्डिनेट, यस. अमेंड सेक्शन से 90 एक्ट ये तो पार्लियामेंट में होता है. What is the monetary limit for taking loan deposit in cash in case the loan is taken from primary agricultural credit society? तो correct answer 2 lakh is the limit. Desai was a resident in India till financial year 24-25. Black Money Act का क्वेश्चन है. In the financial year 25-26 he moved to Germany and his residential status became non-resident in the next financial year 25-26. During the financial year 2023, Desai acquired a property in Germany for 5 crores but he never disclosed about the property to the tax authorities. तो उस समय वो क्या था? उस समय सब वो रेसिडेंट ही था क्योंकि 24-25 तक वो रेसिडेंट है, 25-26 से वो नॉन रेसिडेंट है. 4th May को the AO came to know about this property and issued a notice under Black Money Act. Which of the following option is correct in this regard? ब्लैक मनी एक्ट के अंदर में नोटिस इशू किया गया. आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. एओ कैन नॉट इशू अ नोटिस, नहीं ऐसा नहीं है. एओ नोटिस इशू कर सकता है सिंस ही वाज अ रेसिडेंट व्हेन द प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड. जब वो प्रॉपर्टी खरीदा था 2023 में तब देसाई रेसिडेंट है, तो रेसिडेंट था तो उस समय वो इशू कर सकता था. ठीक है. Next, Mitra and Company LLP was subjected to a survey under 133A on 4th January. During the course of survey, undisclosed investment of 60 lakhs was detected. Firm has brought forward loss and regular business loss. इसका कुछ नहीं होता. Undisclosed investment के अगेंस्ट में 79A के हिसाब से आप कोई लॉसेस सेट ऑफ नहीं कर सकते. How much is the tax liability? इसका पूरा 78%. सिंपल. 60 लाख के ऊपर अपने को क्या करना है? 78% टैक्स लगाना है. 46.8 लाख will be the correct answer. Green, an Indian company, gives the following information with respect to the related parties. अब आप चालू हो गया टीपी. मिस्टर एक्स होल्ड्स 51% इक्विटी शेयर्स इन ग्रीन लिमिटेड. तो मिस्टर एक्स किस में होल्ड कर रहा है? ग्रीन में 51% होल्ड कर रहा है. ठीक है, तो एक्स और ग्रीन आपस में एसोसिएट हो गए. मिसेज एक्स होल्ड्स 30% इन वाई. उसका जो वाइफ है वो वाई में होल्ड करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, येलो में. ग्रीन होल्ड्स 11% शेयर्स in Z associates a partnership firm. This is important. More than 10% if I am carrying rights in a partnership firm, वो मेरा associate हो गया. तो green और Z associate है और X और green भी associate है. Green holds 27% shares in P Limited. तो green 27% मतलब 26% से ज़्यादा P में भी hold कर रहा है. तो समझो which of the above mentioned entities will be deemed of X as per the provisions of 92A. तो एक चीज समझो बेटा, X किस में होल्ड कर रहा है? ग्रीन में 51. तो ग्रीन अल्टीमेटली P में होल्ड कर रहा है, ग्रीन अल्टीमेटली Z में भी होल्ड कर रहा है 10% से ज्यादा. तो अल्टीमेटली कौन कौन X के एसोसिएट हो गए? ग्रीन भी एसोसिएट हो गया, P भी एसोसिएट हो गया और Z भी एसोसिएट हो गया. तो ग्रीन, Z एंड P ये तीनों के तीनों आपस में क्या हो गए? एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे. ABC applied for APA in June and the APA was entered into 20th November यानी 25-26. For which of the following years APA would apply? इनमें से कौन से साल में APA एप्लीकेबल हो जाएगा? ठीक है, तो 25-26 में APA एप्लीकेबल हो जाएगा और उसके 4 साल बाद भी APA एप्लीकेबल रहेगा. तो 25-26, 26-27, 27-28, 28-29 as well as 29-30. Option number A will be the correct answer. If the SSC has accepted the enhancement of total income made by the AO on account of determination of ALP by the TPO, what is the time limit of repatriation of excess money or part thereof for the purpose of 92 CE to be reckoned as regards 90 days limitation? If the SSC has accepted the enhancement of total income made by the AO on the account of determination of ALP by the TPO, what is the time limit for repatriation of excess money or part thereof for the purpose of section 92 CE2 to be reckoned as regards 90 days limitation? तो 90 days आप कब से कैलकुलेट करोगे? सर ऑब्वियसली जब टीपीओ ने डिटरमाइन किया है तो
ऑर्डर जब से टीपीओ पास करेगा तब से, फ्रॉम द डेट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर ऑफ द एओ, यहां से 90 डेज कैलकुलेट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। Sunita resident earned 35 lakhs as consultancy income in Country Y, on which she paid tax in Country Y at the rate of 30%. Country Y does not have treaty in India. Being a resident, Country Y income also got included in her total income in India, on which she needs to pay tax. She wants to know whether she can claim any relief. She has paid consultancy income in Country Y. Which of the following statement is correct? Definitely उसको रिलीफ मिल जाएगा सर, उसको सेक्शन 91 में रिलीफ मिल जाएगा, ऑल्दो उसमें कोई ट्रीटी नहीं है। सुनीता विल बी एबल टू गेट रिलीफ in Country Y, though there is no treaty between India and Country Y. AB Limited Chennai declared dividend in January. ऐसा सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मैथ में भी है। PQ LLC a company incorporated into Country Y, Country X, minority shareholder है AB Limited में, ठीक है। is eligible to receive a dividend of 10 lakhs. तो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। एक कंपनी जो कि कंट्री एक्स में इनकॉर्पोरेटेड है एंड अ माइनॉरिटी शेयरहोल्डर इन एबी एलिजिबल टू रिसीव डिविडेंड 10 lakhs. इफ दिस डिविडेंड इज टैक्सेबल इन बोथ इंडिया एंड कंट्री एक्स, व्हाट वुड यू कॉल दिस मेथड ऑफ टैक्सेशन? ये जो डिविडेंड है अल्टीमेटली दोनों कंट्री में टैक्सेबल हो रहा है, जिस कंट्री में डिक्लेयर हो रहा है, जिस कंट्री में रिसीव हो रहा है, उसको हम बोलते हैं जुरिडिकल डबल टैक्सेशन, जुडिक्शनल डबल टैक्सेशन। व्हाट इज द मॉनेटरी लिमिट ऑफ टैक्स बेनिफिट? यही इकलौता क्वेश्चन जो गार्ड से जनरली आता है, 3 करोड़ का लिमिट है, ऑप्शन बी, ठीक है। एग्जिट टैक्स से इस बार क्वेश्चन आया है, मेरे हिसाब से ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, चैरिटेबल ट्रस्ट का एग्जिट टैक्स। एग्जिट टैक्स से क्वेश्चन आया 115 टीडी, जहां पे एमएमआर रेट पे टैक्स लगता है जब भी कोई कन्वर्ट होता है एनी चैरिटेबल ट्रस्ट इनटू एन एलिजिबल एंटिटी या मर्जर होता है। तो 1 अप्रैल को वेलफेयर फॉर ऑल अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड got merged with another entity who's not eligible, तो यहाँ पे उसके ऊपर एग्जिट टैक्स लगेगा। ऑल द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रस्ट बिकम द एसेट्स, तो अक्रेडिटेड इनकम हो गया बेसिकली नेट वैल्यू, नेट बुक वैल्यू, उस पे एमएमआर लगेगा। तो एमएमआर क्या है? 30% टैक्स होगा, प्लस इस पे 37% सरचार्ज या 25% सरचार्ज प्लस 4% सेस, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालना इन द हैंड्स ऑफ द ट्रस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द मर्जर। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको दे दिया है लैंड का। If sold in the open market value, it would fetch 27 lakhs and the book value is 30 lakhs. तो अल्टीमेटली अपने को जब निकालना है तो अपने क्या करेंगे? अक्रेडिटेड इनकम निकालेंगे। यहाँ पे सर सरचार्ज है ना 10% नहीं होगा, सरचार्ज ज्यादा होगा क्योंकि एमएमआर है, 4% सेस, तो यहाँ पे 30% टैक्स प्लस सरचार्ज मैक्सिमम होगा प्लस 4% सेस। तो लैंड बीइंग एन एनिमल प्रॉपर्टी, फेयर मार्केट वैल्यू क्या ले लेंगे अपने? 27 lakhs, ठीक है। उसके बाद 1 lakh इक्विटी शेयर ऑफ ब्राउन विच वॉज ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज, लोएस्ट प्राइस था 85 एंड हाईएस्ट प्राइस था 95, ठीक है। तो अपने को एवरेज लेना पड़ता है, तो 1 लाख का इंटू 85 95 एवरेज हो गया क्या? 90 हो गया। तो 1 लाख इंटू 90, तो विच कम्स टू 90 लाख, 90 लाख हो जाएगा आपका कोटेड इक्विटी शेयर का वैल्यू। नेक्स्ट होता है 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एमएनओ लिमिटेड, शेयर विल फेच 50 लाख इफ सोल्ड इन द ओपन मार्केट, तो अपने को 50 लाख लेना पड़ेगा, 50 लाख अपना यहाँ पे एसेट साइड में आ जाएगा, 50 लाख अपना एसेट साइड में आ जाएगा। कॉर्पस फंड है 25 लाख का, कॉर्पस फंड विल नेवर बी एक्सेप्टेड, आउटसाइड लायबिलिटी को आप माइनस करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेस का कुछ नहीं होगा, और 5 लाख को भी आप माइनस करेंगे। तो 100 लाख और 5 लाख आपने माइनस करके 105 और नेट आपका 62 आ गया। इस पे आप 30% टैक्स लगा दिए, इस पे सरचार्ज होगा आपका, मैक्सिमम सरचार्ज होगा 4% सेस लगा के आप अपना आंसर निकाल देंगे। तो एग्जिट टैक्स पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, अच्छे से पढ़ के जाना। 2B कैसा आया था? बहुत इजी आया था 2B आया था बेसिकली सिंपल, फर्म का क्वेश्चन आया था, एलएलपी का क्वेश्चन आया था। आशा, सुरभि एंड सुमन इक्वल पार्टनर्स है एक फर्म में, एंगेज इन इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस, 2 partners are working and the firm reported a net profit of this after debiting the following, मतलब 2 वर्किंग है, एक नॉन वर्किंग है, तो वर्किंग पार्टनर के रेम्युनरेशन को एलिजिबिलिटी अलाउ करेगा, बाकी नॉन वर्किंग पार्टनर का कोई रेम्युनरेशन अलाउ नहीं होगा। वर्किंग पार्टनर 120 पर मंथ ईच पार्टनर है, रेम्युनरेशन ऑथराइज्ड बाय द डीड। डोनेशन दिया है रजिस्टर्ड पार्टी को, ये सारा तुम डेबिट किया है, 7,000 इन कैश 15,000, तो ये जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेशन दियो 7,000 इन कैश, 15,000 बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक। आपको अल्टीमेटली क्या पूछा बेटा? आपको अल्टीमेटली टोटल इनकम पूछा है, तो उसको भी आप ऐड बैक कर दोगे और फिर आप उतना ही अलाउ करेगी जितना अलाउ होता है चैप्टर 6 में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू ऑल 3 एट द रेट ऑफ 20%, तो आपको 8% क्या करना पड़ेगा? डिस अलाउ करना पड़ेगा। टोटल इंटरेस्ट फॉर्म डेबिटेड इज 4,50,000, तो आप उतना प्रोपोर्शनेटली डिस अलाउ कर देंगे। डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे। सैलरी टू एम्प्लॉय इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 240 फॉर बोनस of last year and this bonus was paid on the Christmas current year, तो लास्ट ईयर आपका डिसअलाउ किया होगा क्योंकि आपने पे नहीं किया, इस साल आपको पे करना है, आपको डेबिट
करना है, लेस करना है, डेप्रिसिएशन 7.5 लेस करना है। तो कैसे करेंगे? नेट प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है? 4,78,000, तो यू विल स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट कितना? 4,78,000। ठीक है, पहला डेबिट क्या है सर? पहला डेबिट वर्किंग पार्टनर सैलरी, तो ईच पार्टनर यानी 1,20,000 इंटू 12 कितना हुआ? ये पूरे साल भर का हुआ, और इंटू 2 कितना हुआ? 28.8 लाख हुआ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 28.8 लाख का सैलरी, वर्किंग पार्टनर का सैलरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है? डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट क्या हो रहा है? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन एज पर बुक्स कितना है? 6 लाख, और आईटी कितना अलाउ करके रखा है? 7.5 लाख। तो आप 7.5 लाख माइनस कर दिए, 6 लाख आपने ऐड कर दिया। फिर डोनेशन पूरा ऐड कर दिया, 15 प्लस 7 22,000 आपने डोनेशन ऐड कर दिया, पूरा अलाउ कर देंगे। लास्ट में लेस उतना डिसअलाउ कर देंगे, लास्ट में उतना जितना अलाउ है उतना ही लेस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% करना था, तो 4,50,000 है, 4,50,000 है बेटा, तो 4,50,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 8, एक्सेस ऑफ 12%, इसको डिसअलाउ कर दिए। ठीक है, बोनस का कुछ करना नहीं है सर, क्योंकि बोनस तो आपका कुछ एडबैक नहीं होगा, लास्ट ईयर का खर्चा है। बोनस आपका लास्ट ईयर का खर्चा है, तो बोनस पेड इन डिसंबर डेबिटेड एज एक्सपेंस ऑन एक्चुअल पेमेंट, नॉट अलाउड एज इट वाज पेड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इन AY 25-26 बट अलाउड इन AY 26-27। ठीक है, तो इसका अपने को कुछ करना नहीं है। एडबैक करके 36.82 आ गया टोटल, इसको फाइनल एडबैक करके 41.6 आ गया, और ये हो गया आपका 7,50,000। ठीक है, ये हो गया आपका 7,50,000। एक मिनट, सैलरी बोनस वॉज पेड ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस 25 दिसंबर 25, तो जिस साल पे हो उस साल मिलना चाहिए। ये लास्ट ईयर पे नहीं, लास्ट ईयर ये क्लेम किया गया था, बट लास्ट ईयर आपने इसका डिसअलाउ कर लिया होगा, तो करंट ईयर आपको उसका क्लेम मिलना चाहिए। तो करंट ईयर ये आपके पीजीबीपी इनकम से लेस होगा बेटा, करंट ईयर ये आपके पीजीबीपी इनकम से लेस होगा, बट ये लेस किया हुआ नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 2,40,000 लेस होना चाहिए था, बट यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने किया नहीं है। ठीक है, यहाँ क्लियरली लिखा अलाउड इन AY 26-27, तो यहाँ पे अलाउ करना चाहिए था। ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने कहीं कुछ लिखा नहीं है, अलाउ होना चाहिए था, या हो सकता है कि अलाउड है इसलिए उन्होंने कुछ नोट दिया है, या नोट दिया नहीं। आफ्टर डेबिटिंग क्रेडिटिंग, तो ये डेबिट कर लिया है ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, या हो सकता है कि करंट ईयर, बट बोनस अगर हम पे भी करेंगे ना करंट ईयर, तो PL के थ्रू तो रिड आउट होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कुछ किया नहीं, मेरे हिसाब से लेस होना चाहिए था, क्योंकि ये PL के थ्रू रूट आउट नहीं होता है, तो आपको लेस करना चाहिए था, तो आपका बुक प्रॉफिट और कम आता सर। बट ठीक है, यहाँ पे बुक प्रॉफिट इतना आ रहा है 34,10,000, दैट इज द पीजीबीपी इनकम। यहाँ पे अपने डिडक्शन अभी नहीं ले सकते, क्योंकि रेमुनरेशन का डिडक्शन अपने को बुक प्रॉफिट के बेसिस पे मिलता है। तो फर्स्ट 6 लाख के बुक प्रॉफिट में 90% 5.4 लाख, बैलेंस बुक प्रॉफिट पे 60% तो 22.26 आ गया आपका, ये आपका रेमुनरेशन अलाउबल आ गया। और कितना आपका एक्चुअली पेड है? 28.2 लाख, 22.26 आप लेस कर देंगे, आपका रिमेनिंग इनकम आ जाएगा पीजीबीपी इनकम। अब आप जितना डिडक्शन के लिए अलाउड है, कितना डिडक्शन के लिए अलाउड है, यहाँ पे अपने 15,000 अकाउंट पे ही चेक से दिया है, 2,000 से ज़्यादा कैश में देते डिसअलाउ हो जाएगा, तो जितना आपने चेक में दिया 15,000 उतना अलाउ हो जाएगा, बैलेंस आपका टोटल इनकम आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं पार्टनरशिप फर्म टैक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी दोनों रेजिम के हिसाब से निकालना था। रजत एक इंडिविजुअल है, वर्किंग पार्टनर है, गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, रिटेल ट्रेड में है, अर्न द नेट प्रॉफिट ऑफ इतना, वो इतना का नेट प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल है बेटा, आपको सबसे पहले निकालना है अंडर द ओल्ड रेजिम। तो अब 20,50,000 का नेट प्रॉफिट है, तो वहां से आप पहले आप स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूरा टोटल इनकम सब कुछ निकालना था। ठीक है, वर्किंग पार्टनर है, इंडियन पार्टनर है, इंटर्न प्रॉफिट ऑफ रिटेल ट्रेड है, इंटरेस्ट दिया हुआ है सबका, इंटरेस्ट इंडियन मेडिक्लेम, अरियर्स ऑफ रेंट, देखो अरियर्स ऑफ रेंट फॉर दिस पीरियड, हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट था फ्रॉम 1st April to this, इट वॉज सोल्ड ऑन 5th May, डजेंट मैटर, आपको अरियर ऑफ रेंट मिला, टैक्सेबल कर देंगे 30%, तो 1,20,000 में से 30% स्टैंडर्ड एक्शन लेके 84,000 आप टैक्सेबल कर दिए। ठीक है, और कुछ है नहीं। अब बाकी अपने 20.5 लाख में आएंगे पीजीबीपी इनकम, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट है, ये लेस करना पड़ेगा, ये मेरा एफओस में जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स से ऐड करना पड़ेगा। ये देखो क्या लिखा है, AY 20, ये 26-27 होना चाहिए, तो यहाँ पे अपने 21,000 को क्या करेगा बेटा, यहाँ पे अपने 21,000 को ऐड कर देगा, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो अपने ऐड कर दिए 21,000, 21,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म 16%, ध्यान देगा, आपको किसी आपने कैपिटल लगाया, आपको 16% ब्याज आया, तो आपको 4% क्या, आपको 12% टैक्स करना पड़ेगा, क्योंकि 12% उनको डिडक्शन मिलता है। तो 1.6 लाख बाई 16 इंटू 12, तो आ रहा है अप्रॉक्स 1.2 लाख, तो 1.2 लाख जो है आपको इसका डिडक्शन मिलेगा।
लेकिन मेरे को बताइए 1.2 लाख अल्टीमेटली रजत कर रहा है अपने लिए, राइट? तो 12% जितना पार्टनरशिप फर्म के लिए अलाउड है उतना ही अपने लिए टैक्सेबल है। आई मीन जितना 12% पार्टनरशिप के लिए अलाउड है उतना ही अपने लिए टैक्सेबल है। तो ये आपको समझ के चलना है, ये आपको समझ के चलना है कि जितना पार्टनरशिप फर्म को अलाउड है ये आपको यहाँ टैक्सेबल है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट 15,000, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट कितना 15,000। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, पीजीबीपी इनकम के पहले अपने को इसको लेस करना है, सेविंग्स बैंक अकाउंट अपने बेटा अपने को लेस करना है। अब पार्टनरशिप फर्म में क्या है ये चीज समझो, 12% तक जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 12% तक जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो गई। 4% जो है इन्होंने यहां पे लेस किया है। क्यों लेस किया है, इसका रीजन है क्योंकि ये 4% फर्म इस पे टैक्स देगा। तो फर्म अगर इस पे टैक्स देगा तो मैं नहीं दूंगा। तो मेरे लिए क्या करना है, मेरे को 4% क्या करना है, लेस कर देना है। तो 1.6 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 4, तो 1.6 डिवाइड बाई 16 इंटू 4 ये आ जाएगा 40,000। तो 40,000 अपने क्या करेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे। ये अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म हो गया। क्यों लेस किए, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्सेबल है, मेरे हाथ में ये टैक्सेबल नहीं है सर। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है अपना मेडिक्लेम। मेडिक्लेम कितना है, मेडिक्लेम आपने 45,000 पे किया तो ये भी आपका लेस हो जाएगा क्योंकि सर ये हम लोग अलग से क्लेम करेंगे। तो 1 लाख हो गया। नेट आपका पीजीबीपी इनकम 19.71 हो गया। अब जो आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट है या सेविंग्स बैंक अकाउंट है, अच्छा इसमें एक चीज आपको समझना है बेटा, एक चीज आपको समझना है, इसमें जो आप करेंगे सेविंग्स बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे 20,70,000 आ गया। तो यहाँ पे आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट में डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, डिडक्शन मिल जाएगा। तो 19.71 लाख आपका पीजीबीपी है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक कितना है, 15,000। तो 15,000 आपने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया क्योंकि आपका एफओएस इनकम है। ठीक है, तो 15,000 आपने यहाँ पे ऐड कर दिया तो कितना आ रहा है आपका ग्रॉस टोटल इनकम 20.7 लाख। अब इस 15,000 में आपको 10,000 तक 80 टीटीए मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, मेडिक्लेम। मेडिक्लेम कितना आपका 45,000, तो यहाँ पे आपको 25,000 तक मेडिक्लेम मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका नेट टोटल इनकम कितना आ रहा है, 20,35,000। और इस पर आप अपना स्लैब रेट निकाल के अपना आंसर निकाल देना। लेकिन यही चीज अगर मैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से करूँ तो 20,70,000 मेरा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से टोटल इनकम आ रहा है और यहाँ पे मेरा वही रहेगा, मेरा डिडक्शन यहाँ पे नहीं आएगा सर। तो मैं इसके हिसाब से अगर करूँ तो मुझे 4 लाख वाला स्लैब लगाना है, 12 लाख पे मेरा टैक्स 60,000 आ जाएगा और फिर ऐसे करके फिर 4 लाख, फिर 4 लाख, फिर 70,000, ऐसे करके मेरे को टैक्स निकालना है। इस 4 लाख पे 15, फिर 20, फिर 25, ऐसे करके मुझे निकालना पड़ेगा सर। ठीक है, तो ऐसे करके मेरा जो भी टैक्स आएगा प्लस 4% सेस मुझे अपना आंसर निकालना है। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इट वॉज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए देखिए क्लासिक क्वेश्चन है, एमक्यूपी का क्वेश्चन एकदम क्लासिक है, मतलब हर जगह एकदम माहौल पे तुमको ट्रिक दिया है, जबरदस्त ट्रिक दिया। कैपिटल वाला भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म 16% है, एकदम तुमको जबरदस्त वहां पे ट्रिक दिया कि तुम 16% के हिसाब से इंटरेस्ट कमा रहे हैं, 1,60,000 कमा रहे हैं, तो तुमको सोचना पड़ेगा 12% तो मेरा टैक्सेबल होगा ही, 4% मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, तो 4% मेरा प्रॉफिट में क्रेडिटेड है, तो चलो उसको लेस कर दो। जबरदस्त क्वेश्चन था, वेरी गुड वेरी गुड। 3B में आइए, MNO Limited Indian company incorporated engaged in manufacturing of heavy machinery parts, showed a net profit of 96 lakhs after debiting crediting following items. Sales commission paid to Robert without TDS कितना है, 7 lakhs। ठीक है, तो इसमें बिना TDS काटे वो 7 लाख पेमेंट कर दिया भैया। कैसे पेमेंट किया, कमीशन, हाँ कमीशन पेमेंट कर दिया बिना TDS काटे। डेप्रिसिएशन आ गया, शॉर्ट टर्म कैप गेन आ गया, ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। एम्प्लॉयज देखते मेरे माइंड में क्या आ गया, 80JJAA, ध्यान रखना ये न्यू स्कीम में भी मिलेगा, ओल्ड स्कीम में भी मिलेगा। कंपनी मेड कैश पेमेंट ऑफ दिस मच टू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द परचेज मेड इन दिस ईयर एज द सप्लायर हु हैड डिस्कंटिन्यूड द बिजनेस डिड नॉट हैव एनी बैंक अकाउंट। टर्नओवर लास्ट टू लास्ट ईयर का दे दिया है इतना 300 to 25%। डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल्स कितना है, 6.2 lakhs। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ द कंपनी एंड कंप्यूट द टैक्स पेबल बोथ एज पर नॉर्मल रेजिम एज वेल एज कंसेशनल रेजिम। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या दिया, नेट प्रॉफिट दिया बेटा। तो नेट प्रॉफिट से अपने स्टार्ट करेंगे कितना, 96 lakhs। तो सबसे पहले तो जिस पे TDS नहीं कटा है उसका 30% क्या करेगा, डिसअलाउ करेगा, डेप्रिसिएशन को एड बैक कर देगा, शॉर्ट टर्म कैप गेन को लेस करेगा। तो 30% ऑफ 7 लाख और 5,40,000, 2,10,000 5,40,000 एज इट इज ऐड कर दिया। ठीक है, फिर एड ऑन क्या करना है, इसको लेस करेगा। ठीक है, 85,000 को क्या किया, यहाँ पे लेस कर दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, नेक्स्ट देखो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, ये अपने बाद में देखते हैं। कंपनी ने
30,000 कैश पेमेंट कर दिया, अरे भैया 10,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट अलाउड ही नहीं है, 43 में क्या करना है, डिसअलाउ, 30,000 डिसअलाउ कर देंगे, 210, 540 और 30 मिला के 7.8 लाख डिसअलाउ हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है डेप्रीसिएशन एज पर आईटी रूल्स कितना है, 6.2 लाख, तो 6.2 लाख मेरा डेप्रीसिएशन एज पर आईटी रूल्स है, टोटल डेप्रीसिएशन मेरा 7,05,000 है, सब कुछ लेकर लेस, तो यहाँ पर मेरा पीजीबीपी इनकम आ गया कितना, 96,75,000। ठीक है, अब एक चीज आप नोटिस करिए, आपको यहाँ पे क्या करना है, पीजीबीपी आ गया, शॉर्ट टर्म कैप गेन अलग से ऐड कर देना है, अलग से ऐड कर दोगे 85,000 आपका जीटीआई आ गया। अब आपको क्या करना है, 80JJAA का बेटा डिडक्शन कैलकुलेट करना है। तो 80JJAA में सबसे पहले देखो कैजुअल रेगुलर रेगुलर, इसमें याद करना कंडीशंस आपको इंपॉर्टेंट है। 1 जून 25, फर्स्ट में 25, 1 अप्रैल वेजेस आपको कितना दिया है, 21,000, 16,000, तो ये वाला मेरा एडिशनल एम्प्लॉय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 25,000 से ज्यादा है। ठीक है, और ये कैजुअल है, तो कैजुअल मतलब हम मान के चल रहे हैं कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है प्रोविडेंट फंड में, तो हो सकता है कि यहाँ पे अजम्पशन लिया जा सकता है कि ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी यहाँ पर जो है एलिजिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली सबसे पहले जिनका 35 रेगुलर एम्प्लॉयज है, ये कितने एम्प्लॉय है, 1 जून है तो अप्रैल में 10 मंथ्स का मिलेगा और 21,000 करके मिलेगा। तो 35 इंटू 21,000 इंटू 10 मंथ्स का मिल रहा है, ये टोटल एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है 10 मंथ्स का। अब इसका 30% आपको मिलेगा 22,05,000। अब देन देखो 10 रेगुलर एम्प्लॉयज जिसका मंथली वेजेस 26,000 है, ये अलाउड नहीं है। और 100 एम्प्लॉयज जो कैजुअल है वो भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं करते प्रोविडेंट फंड में। तो अल्टीमेटली आपको 30% मिलेगा 22,05,000। तो आपकी टोटल इनकम कितनी आ रही है बेटा, 75.55 लाख। इस पर आप क्या करेंगे, 25% प्लस आपका सरचार्ज कुछ नहीं होगा, क्योंकि टोटल इनकम आपका 1 करोड़ के कम है, और सेस आप 4% लगा के आपका टैक्स आ जाएगा 19,64,300। लेकिन यही चीज जब आप निकालेंगे एज पर नॉर्मल प्रोविजन, तो ध्यान दोगे यही आएगा आंसर 115BAA में, कंसेशनल रेट में यही आंसर है। टोटल इनकम यही है, क्योंकि 80JJAA मिल जाता है, और यहां पे मुझे 22% प्लस मैंडेटरी 10% सरचार्ज प्लस 4% सेस मुझे निकालना पड़ता है। तो बट ऑब्वियस है ना गाइस कि ये मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों, इवन आफ्टर सरचार्ज 10% लगता है, इसमें 25% टैक्स, उसमें 22 प्लस 10 है, तो नियरली अबाउट 24 पॉइंट से, तो थोड़ा टैक्स रेट इसमें कम है, तो यहाँ पे मेरा टैक्स लाइबिलिटी कम आएगा, तो बेटर है मैं लोअर रेजिम में जाऊँ। तो अच्छा है 80JJAA का भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 4A पूरा का पूरा आया स्लम सेल से बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, इसमें छोटा सा इंस्टीट्यूट का एक तो सिली मिस्टेक है मेरे हिसाब से, उसको मैं ठीक करवा देता हूं। कंपनी हैज 2 यूनिट्स एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एंड स्टील। यूनिट 1 एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 2020, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, यूनिट 2 इन अप्रैल 23, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। कंपनी ट्रांसफर यूनिट 1 फॉर अ लमसम कंसिडरेशन ऑफ 800 lakhs ऑन 1 अप्रैल 25। बैलेंस शीट आपको एक दिन पहले का दे दिया है। यूनिट 1 ट्रांसफर हुआ लमसम कंसिडरेशन, ये हो गया मेरा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड विच इज 800 lakhs। नेक्स्ट हो गया आपका फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ट्रांसफर। तो एसेट्स क्या क्या ट्रांसफर हुआ है, ये वाला एसेट्स ट्रांसफर हुआ है, और इसके बाद आपका ये लाइबिलिटी है। रीवैल्यूएशन रिजर्व आपका डेफिनेटली लैंड से कनेक्टेड है, तो वो आपका वहां से माइनस हो जाएगा। रीवैल्यूएशन रिजर्व स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको दे दिया, तो ये वैल्यू दे दिया, तो आप FMV2 भी निकाल सकते हो। FMV2 निकालना पहले इंपॉर्टेंट है, उससे FEC क्लोज होगा। पेटेंट्स नो डेप्रिसिएशन चार्ज राइट फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्विजिशन, तो आपको उसको ठीक करना होगा। वैल्यू ऑफ मशीनरी WDV दे दिया है। नो इंडिविजुअल वैल्यू हैज बीन ट्रांसफर, ठीक है। टोटल कंसिडरेशन 800 लाख फिर से बता दिया है। सबसे पहले आप इसका कैपिटल गेन का FMV निकालिए। तो FMV कैसे निकालेंगे सर, बहुत सिंपल है। पहले लैंड का अपने को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे दिया है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पूरा का पूरा हम 1200 lakhs ले लिया। मशीनरी का जो वैल्यू दिया है, मशीनरी का पूरा बुक वैल्यू को मुझे लेना पड़ेगा 900। फिर नेक्स्ट डेटर्स और पेटेंट्स 200 जो भी वैल्यू है वो मैं एज इट इज बुक वैल्यू ले लिया। टोटल मेरा एसेट्स आ रहे हैं 2500। दिस इज माई कम्बिनेशन ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब लाइबिलिटी देखो, लाइबिलिटी सबसे पहले ट्रेड क्रेडिटर्स कितना है, 30% ऑफ 1000, 30% ऑफ 1000। अब ये लोग क्या किया मैं आपको दिखाता हूं, व्हाट दे हैव डन। उन्होंने लाइबिलिटी में क्या किया, टोटल लाइबिलिटी लिया 6000। क्या किया मैं आपको बताता हूं। टोटल लाइबिलिटी कितना है बेटा, 6000 का लाइबिलिटी है। अब इसमें से क्या किया, जो चीज यूनिट 2 का है वो माइनस कर दिया। यूनिट 2 में जैसे इन्होंने क्या किया, बैंक लोन ट्रेड क्रेडिटर्स 30% यूनिट 1 का है, तो यूनिट 2 का कितना है 70%। यूनिट 2 का कितना है 70%। तो या फिर मैं ये बोलूंगा 6000 है, इसमें 330% ऑफ 1000 किया है। कैसे किया मुझे समझ में नहीं आया। 30% ऑफ 1000
ट्रेड क्रेडिटर्स जो यूनिट 1 से रिलेटेड है वो यहाँ पे इन्होंने माइनस किया, और यह बैंक लोन 80% यूनिट 1 में है, यूनिट 1 का 80% है, यानी 1500 80% यूनिट 1 का है, तो यहाँ पे इन्होंने 20% माइनस किया। ठीक है, तो बेसिकली मुझे समझ में नहीं आया ये कैलकुलेशन कैसे किया है इंस्टीट्यूट ने। मेरे को इतना पता है कि जितना आपका लायबिलिटी यूनिट 1 से रिलेटेड है आपको वही लेने का। उसके बाद एक्सक्लूड क्या किया अलग से लोग, एक्सक्लूड किए लोग अलग से 3500। ठीक है, एक्सक्लूड क्या किया 3500। ठीक है, सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव एक्सक्लूडेड 3500। 3500 कैसे एक्सक्लूड किया, शेयर कैपिटल रिजर्व। तो सिंपल है ना यार, अगर मैं 1500 का 80% करूं, 1500 का 80% कितना आ रहा है 1200 आ रहा है, और मैं 1000 का 30% करूं, 1000 का 30% कितना आ रहा है 300 आ रहा है। तो अल्टीमेटली मेरा लायबिलिटी कितना आ रहा है, मेरा लायबिलिटी तो 1500 आ रहा है ना। ये जो यहां पर लायबिलिटी है वो यही लायबिलिटी आएगा मेरा, यहाँ 1900 कैसे आ गया, तो मेरे को ये नहीं समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइएगा। 1500 है तो यहां पर होना चाहिए था 1000। ठीक है, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट जो ट्रांसफर्ड है वो ये होना चाहिए था, और कंसिडरेशन कितना है वो 800 है। तो विच एवर इज हायर, ये लोग तो 600 और 800 लिया है, विच एवर इज हायर 800। ठीक है, आपको समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा था। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या है 800 है। अब अपने को क्या करना है, नेटवर्थ माइनस करना है। तो नेटवर्थ लेते समय यू हैव टू बी केयरफुल, यहाँ पे लैंड का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं लेना है, यहाँ पे लैंड का में बुक वैल्यू लेना है। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व इग्नोर करना है, तो 1500 और 500, तो यहाँ पे लैंड का वैल्यू क्या ले लेंगे 1000 ले लेंगे। ठीक है, तो नेटवर्थ कितना आ जाएगा, लैंड विल बी 1000, लैंड विल बी 1000। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आ जाएगा आपका मशीनरी, मशीनरी का WDV कितना है 900, मशीनरी का WDV है, तो 900 मशीनरी का क्या मान लेंगे WDV ही मान लेंगे। अब पेटेंट्स तुमको बोला है 200 है, एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 24, जिसमें डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं हुआ, तो आपको डेप्रीसिएशन चार्ज करना होगा। पेटेंट्स कितना है 200 है। अब इसमें क्या गड़बड़ किया है लोग बता देता है, ये लोग 24-25 का लिया है, जबकि क्वेश्चन किसका पूछा बेटा, क्वेश्चन किसका पूछा, तो ध्यान दो, बैलेंस शीट 31 मार्च 25 का है, तो तुमको 31 मार्च 25 तक का लाना है, तब ठीक है, तब कोई इशू नहीं है। तो 31 मार्च 25 तक का वैल्यू क्या है 25% डेप्रीसिएशन देंगे, फ्रॉम दिस कितना आ जाएगा 50, तो 150 हो जाएगा आपका क्लोजिंग WDV पेटेंट्स एज ऑन 31 मार्च 25। नेक्स्ट क्या है, डेटर 200 हो जाएगा, डेटर 200 हो गया, टोटल कितना हो गया 2250 माइनस 1500 कर देंगे लायबिलिटी, और आपका आंसर आ जाएगा कितना 750। तो 750 अपने क्या करेंगे नेटवर्थ या लेस करेंगे, और आपका डिफरेंशियल गेन 50 आ रहा है इनके कैलकुलेशन के हिसाब से, जब इन्होंने लायबिलिटी पकड़ा है 5400 माइनस 3500। ठीक है, तो ये था स्लम सेल का एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है NRI का क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय डेविड अज्यूमिंग दैट ही ऑप्टेड आउट फ्रॉम द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर 115 BAC। अगर ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट कर रहा है तो आंसर क्या होगा, ही ऑप्टेड आउट फ्रॉम द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं है। तो डेविड अ नॉन रेजिडेंट ट्रेडर ऑफ ब्रांडेड वॉचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो रिसीट्स कितना है 50 lakhs, एक्सपेंडिचर इनकर्ड माइनस कर देंगे, तो 50 lakhs माइनस 15.5 लाख जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 34.5 लाख। नेट इनकम आ गया। रॉयल्टी एंड फ्रॉम इंडियन कंपनी विद एन एग्रीमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अच्छा इसके अंदर तो तुमको कोई एक्सपेंसेस मिलता ही नहीं है, 115A में टैक्सेबल होगा, एक्सपेंसेस का कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज क्या करेंगे 12 लाख टैक्सेबल कर देंगे, 12 लाख अपने टैक्सेबल कर दिए, डन सर 12 लाख टैक्सेबल हो गया। नेक्स्ट क्या है बताओ, इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम इंडिया 75,000 टैक्सेबल एज पर स्पेशल प्रोविजन, तो 75,000 को भी एज इट इज क्या करेंगे, यहाँ पे 75,000 इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। नेक्स्ट मेडिक्लेम 45,000 है, तो 45,000 आपको 80D में यहाँ पर 45,000 का जो है डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि तुमने ये मेडिक्लेम इंडिया में पे किया है। तो यहाँ पे आपका एज कितना थोड़ा ध्यान देगा, एज कितना आपको ध्यान देगा, आप एक नॉन रेसिडेंट हो, आपने मेडिक्लेम इंश्योरेंस इंडिया में पे किया है, गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिलेटेड टू यू इन द फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ पे क्लियरली दिया है अज्यूमिंग दैट ही ऑप्टेड आउट फ्रॉम द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर 115 BAC। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने माना है कि तुम डेविड जो है तुमको 50,000 का लिमिट मिल रहा है, बट यहां पर बेटा इन्होंने जो यहां लिमिट दिया है वो ये वाला लिमिट दिया है, कितना 50,000 का डिडक्शन यहां पे दे दिया है, उससे ज्यादा दे दिया है 45 आई मीन 25 से ज्यादा दे दिए, तो मान के चल रहा है कि इंस्टीट्यूट यहां मान के चल रहा है कि एज तुम्हारा 60 अबव है, रेसिडेंट होगा। लेकिन इस केस में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता देता हूं,
लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो ना तो आपको कभी भी हायर लिमिट नहीं मिल सकता है। आपका लिमिट हमेशा क्या होगा, कम लिमिट ही होगा। आपको हायर लिमिट खाली रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए। तो ये 25,000 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। दिस शुड नॉट बी मोर देन 25,000। एटीडी में जो डिडक्शन आप क्लेम करोगे, आप 45,000 क्लेम नहीं कर सकते, आप 25,000 तक आपको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कितना है, 24-25 में 7.5 लाख है। तो आप अपना पीजीबीपी इनकम जो कमा रहे हो सेल ऑफ ब्रांड वॉचेस उसके साथ आप एडजस्ट कर लो। तो 34.5 माइनस 7.5 लाख 27 लाख, 12 लाख ऐड कर दिए, इन्वेस्टमेंट इनकम ऐड कर दिए, 39.75 माइनस 25 हो जाएगा 39.5 लाख। मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। एटीडी का 100% डिडक्शन नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलता है, 50,000 का लिमिट उनके लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आईटीएटी से क्वेश्चन आया। बेसिकली क्या आईटीएटी विदाउट सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील के बियॉन्ड जा सकता है? द आंसर इज नो एज पर द केस लॉ। रामजी अ रेसिडेंट admitted as a working partner in the firm RT and Associates. He paid this much to the firm as his capital contribution. AO issued a notice to him under 140 to explain the source of the capital contribution. Ramji replied that he received this amount from 3 relatives through proper banking channels. Ramji also provided the gift deeds upon request by the AO. AO also inquired about the 3 persons who gave gifts to Ramji. They also confirmed the gifts. AO ने 3 लोगों को बुला के बोला हाँ हम गिफ्ट दिए हैं। The AO considered these gifts as cash credit under 68 and added the amount of gift. Ramji CIT appeals में prefer appeal file किया, who upheld the contention made by the AO. On further appeal, the ITAT deleted the addition under 68 but classified the receipt of gift under 69A. वो कोई दूसरा सेक्शन नहीं चला रहा है। Whether the action taken by ITAT is justified, support your answer with the relevant provisions. First of all, Section 254 of the Act deals with the appeal before ITAT against the order of CIT appeal, which provides that appellate tribunal, after giving the parties to the appeal opposition being heard, pass such orders. The Honorable High Court held that the use of the word thereon is important and reflects that the tribunal has confined itself to the question which are arising or subject matter in the appeal and it cannot travel beyond the same. The power to pass such orders can be exercised only in relation to the matter that arises in the appeal. यानी ITAT can powers only with respect to those matters which are arising in the appeal. It is not open to the tribunal to adjudicate any other question on the issue which is not in subject matter of the appeal. Thus, the addition under 69A made by the ITAT is not valid as per the case in the case of Sarika Jain. ब्लैक मनी एक्ट इस बार इंपॉर्टेंट दिख रहा है बेटा, क्योंकि ब्लैक मनी एक्ट से एमसीक्यू भी आया और ब्लैक मनी एक्ट से प्रॉपर क्वेश्चन भी आया। तो मेरे को लग रहा है इस बार ब्लैक मनी एक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर करके जाइएगा सर, कि कैसे आप निकालते हो वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम एंड एसेट। ठीक है, तो वैल्यूएशन कैसे करते हो और इसकी किस तरीके से इनकम निकालते हो, उसका टैक्स कैसे निकलता है, एक बार ये वाला क्वेश्चन आप घर पे देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं स्ट्रेट अवे आ रहा हूँ किस में, आपका 6A 6B DTAA। 6A 6 में इस बार आया है OECD एंड UN मॉडल कन्वेंशन। ये दोनों कन्वेंशन का डिफरेंस आया है विथ रिस्पेक्ट टू रॉयल्टीज, आर्टिकल 12। तो OECD में बेसिकली गिव्स एक्सक्लूसिव जनरली रेसिडेंशियल राइट स्टेट को मिलता है, बट UN जनरली गिव्स सोर्स स्टेट को as well. OECD does not give taxing rights to a source state. There is no question of withholding TDS only, क्योंकि source state को right नहीं मिलता। Source country में levy withholding tax may be decided between contracting state through bilateral talks. रॉयल्टी का क्या डेफिनेशन है उसके बेसिस पे यहाँ पर सवाल पूछा गया, थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था ये। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया आपका किससे बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया DTAA से। बिट्टू अ रेसिडेंट इंडियन age 54 years provides management consultancies to his clients in India well as country B. He provides the following information for the financial year this: income from profession from India, और ये दोनों फॉरेन इनकम है, डिविडेंड ये भी फॉरेन इनकम है, 3 फॉरेन इनकम है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी फॉरेन लॉस का है, और India does not have treaty. Country B tax all the income at 22% plus 10% if the income exceeds 10 lakh. There is no provision of set off as per country B. अच्छा, set off नहीं कर सकते कंट्री बी के लॉस के हिसाब से, तो डबली टैक्स्ड इनकम में लेस मत करना, बट इंडिया में कर देना। बिट्टू डिड नॉट ऑफर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, तो बिट्टू क्या है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, टोटल लाइबिलिटी निकालना है और टैक्स पेबल निकालना है। तो पहले क्या करेगा बेटा, अपने को सब कुछ ऐड कर देना है। ठीक है, तो 16 लाख पीजीबीपी है, प्रोफेशन पीजीबीपी है। ठीक है, 16 लाख पीजीबीपी है, प्रोफेशन पीजीबीपी है, 24 लाख और 6 लाख, 24 लाख और 6 लाख, 30 लाख हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका बिजनेस लॉस कितने का आ रहा है, 2.5 लाख आ रहा है, तो बिजनेस लॉस आप अपने बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। तो अल्टीमेटली आपका इनकम कितना आ रहा है, 2370 आ गया आफ्टर सेट ऑफ। ये आपका आईएफओस इनकम आ गया 30 लाख का, तो आपका इनकम कितना आ रहा है,
टोटल इनकम 53,70,000। ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ करके। अब आप इस पे टैक्स निकाल लीजिए। 5370 आपका टोटल इनकम है, अब इस पे टैक्स निकाल लीजिए। टैक्स कैसे निकालेंगे? 73,70,000 पे टैक्स कैसे निकालेंगे? 73,70,000 पे आराम से आप अपना नॉर्मल रेजिम के हिसाब से निकाल लो। 10 लाख पे कितना है? 1,12,500। तो बाकी 5370 माइनस 10 लाख, इस पे 30% प्लस 1,12,500, 14,23,500 आ रहा है। प्लस इसमें आपका 50 लाख एक्सीड कर गया तो सरचार्ज 10% होगा, प्लस 4% सेस हो गया। टोटल टैक्स कितना हो जाएगा? 1628,484 आपका टोटल टैक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एवरेज रेट निकालेंगे 1628 बाई 5370, ये हो गया आपका 30.33%। अब यही चीज आप देखो कि कंट्री बी में आपने कितना टैक्स दिया होगा। कंट्री बी में आपने यहाँ पे लिखा बेटा 22% प्लस सरचार्ज। ठीक है, अब कंट्री बी में तुम कितना टैक्स दिया होगा ये भी एक बार देख लो। तो तुम्हारा यहाँ पर कितना आ रहा है? 10, 20, 24 और 6। वहाँ पे सेट ऑफ अलाउड नहीं है, तो 10, 20, 24 और 6 ये तीन कंट्री में लाकर तुमने टैक्स दिया 40,20,000। इस पे 22% टैक्स दिया है, इस पे 10% सरचार्ज भी दिया और 4% सेस भी दिया है। दिया कि नहीं दिया? नहीं, सेस का बात नहीं दिया है सर, खाली 10% सरचार्ज। तो सेस नहीं लगा है, खाली 10% ऐड हुआ है। तो ये हो गया बेटा अपना क्या? 24.2%। ये हो गया क्या हो गया? 24.2%। ठीक है, अब ये भी नहीं निकालते, अब डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 22 इंटू 1.1 करके, तो भी आपका आंसर आ जाता। ये करने का रिक्वायर्ड नहीं है। तो 24.2 डेफिनेटली आपका कम आ रहा है। तो यहाँ पर आपका डबली टैक्स इनकम कितना है? आपको रिलीफ निकालना पड़ता। तो डबली टैक्स इनकम बड़ा सिंपल है सर। डबली टैक्स इनकम क्या है? बड़ा सिंपल है। यहाँ पे अपने को क्या करना है? अपना 1020 अपना कंसल्ट प्रोफेशनल इनकम है। एग्रीकल्चरल इनकम कितना है? 24 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे डबली टैक्स इनकम पहले अपने क्या करेंगे? कंसल्टेंसी इनकम निकालेंगे। तो यहाँ पे 1020 मेरा कंसल्टेंसी इनकम है। अब एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया में आपको लॉसेस का सेट ऑफ मिला है। इंडिया में आपको लॉसेस का सेट ऑफ मिला है, बट आपको फॉरेन कंट्री में नहीं मिला है। बट इंडिया में तो मिला है। तो फॉरेन कंट्री में वो टैक्स लगा है, इंडिया में उस पर टैक्स नहीं लगा है। तो अपने को उतना इनकम लेना है जिसपे इंडिया में टैक्स लगा है। तो इंडिया में तो आपको उसका लॉसेस का बेनिफिट मिला है, तो गवर्नमेंट यही तो बोलेगा ना कि भैया जब तुम डबली टैक्स इनकम निकाल रहे हो तो तुम वो पार्ट क्यों इंक्लूड कर रहा है जिसपे हम तुमको बेनिफिट दे दिया है। तो 2.5 लाख इस 1020 से एडजस्ट हो जाएगा। तो 1020 माइनस 250 कितना है? 1020 माइनस 250 विल गिव यू 7.7 लाख। तो 1020 माइनस 250 ये अपने को 7.7 लाख दे देगा। एग्रीकल्चरल इनकम कितना है? 24 लाख है। और डिविडेंड इनकम कितना है? 6 लाख है। ये तीन इनकम हो गया। अल्टीमेटली अब एक ही चीज वो कर रहे हो, 40.2 लाख में माइनस 2.5 लाख कर रहे हो, तो आपका डबली टैक्स इनकम आ गया। इसी 37.7 लाख पे आपको 24.2% अपना रिलीफ निकालना है। आप रिलीफ निकाल देंगे तो फाइनली आप 9.12 जो आपका फाइनल टैक्स आ रहा है यहाँ पे, टैक्स पेबल इन कंट्री व्हाटएवर, यहाँ पर इंडिया में जो टैक्स आ रहा है 1628,484, यहाँ पे आप 716 माइनस करके आपका बैलेंस आ जाएगा 7,16,140। अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन। तो आपको सेट ऑफ वाला बेनिफिट क्लेम करना पड़ेगा डबली टैक्स इनकम में। क्वेश्चन 7A में देखो अगेन इस बार क्वेश्चन आ गया, identify whether the following entities qualify as associate enterprise under transfer pricing regulations and give reasons from your answer below। आपको आंसर में इसका जवाब देना है कि बताइए क्या इस सिचुएशन में ही होगा। तो एनजे होते ही मेरे को आगे देखना ही नहीं है। अगर मैंने एनजे को किसी को भी बेचा है तो वो डीम टू बी हमेशा क्या होगा? एसोसिएट एंटरप्राइज होगा। If the entity is located in NJ, the provision 94 apply in relation to transaction shall be deemed to be associate enterprise। अल्फा इन इंडियन कंपनी पावर टू अपॉइंट 5 आउट ऑफ 9 डायरेक्टर्स। तो सर मेजॉरिटी डायरेक्टर्स का अपॉइंट मैं रखता हूं, एक्सरसाइज ओनली इतना, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आई हैव द पावर टू डू सो, आई विल बी कंसिडर्ड टू बी द एसोसिएट एंटरप्राइज और नॉट। सिंस मोर इज नॉट अपॉइंटेड, एक्चुअल अपॉइंटमेंट इज कंसिडर्ड रादर देन पावर टू अपॉइंट। तो यहाँ पे पावर टू अपॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअल किया कि नहीं किया है उससे इंपॉर्टेंट है। अगर किया है तो एसोसिएट माना जाएगा। जापान हैज एडवांस्ड अ लोन ऑफ 65 करोड़ टू रीमा ऑन द 20, टोटल बुक वैल्यू कितना है? 120 लाख है। तो 65 बाई 120 इंटू 100, यस सर 51% से ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल बुक वैल्यू का ही हमें चेक करना पड़ता है। टोटल बुक वैल्यू को हम चेक कर लिए, मार्केट वैल्यू इरेलेवेंट है, तो ये एसोसिएट माना जाएगा सर। नेक्स्ट, आस्था इन इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चर्स जनरेटर्स बाय यूजिंग पेटेंटेड डिजाइन प्रोवाइडेड बाय
Andrew GmbH, Germany. Yes, in this situation also, if I'm a manufacturer, major raw material is supplied by another enterprises will be deemed to be the associate enterprise. ठीक है, कर लेंगे बेटा बाकी खुद से एक बार ट्राई कर लेना. ठीक है, 94. अब देखो डिक्लेयर्ड इनकम इतना नेसेसरी एडजस्टमेंट्स आपको दे दिया है. आपको टोटल इनकम निकालना था टू द इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एलिजिबल फॉर डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ बोरिंग फ्रॉम टर्फ लिमिटेड. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या क्या इनकम में एडजस्टमेंट करना है वो भी पूछा है. तो एक इंडियन कंपनी है, उन्होंने 823 करोड़ का इनकम डिक्लेयर किया फॉर द ईयर एंडेड दिस बिफोर डूइंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग. तो इतना कंप्यूटर बेचा यूएस को विच होल्ड्स 25% शेयर्स एट अ प्राइस. मतलब एएलपी भी पूछ लिया और तुमसे 94 का भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन पूछ लिया. अच्छा सवाल है. तो 823 करोड़ का डिक्लेयर्ड इनकम है. 10,000 कंप्यूटर्स तुमने एसोसिएट एंटरप्राइज को बेचा. 25% शेयर होल्डिंग एट अ प्राइस विच इज लेस बाय यूएस डॉलर्स फॉर ईच पीस देन द प्राइस चार्ज फॉर द पार्टीज इन यूएसए. ठीक है, रॉयल्टी पेड टू टोक्यो एएनजेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया for use of technical know-how in manufacturing computer. Tokyo ANZ has provided the same know-how to another Indian manufacturing company for $5 lakh. Tokyo ANZ is the sole owner of the technology used by ESS in its manufacturing process, and ESS is wholly dependent on the use of know-how owned by Tokyo ANZ. तो ये भी आपको पूछना है एसोसिएट इंटरप्राइज के लिए. फिर लोन वाला बात, अब थोड़ा ध्यान देना. ये जो लोन वाला बात है, ये पूरी की पूरी जो बात की गई है, ये पूरा आपका डिस्कशन है इंटरेस्ट ऑन 94B थिन कैपिटलाइजेशन के लिए. ठीक है, तो वो अपने एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे एबिटा निकाला है. ठीक है, यहाँ पे आपका क्या निकाला है, एबिटा निकाला है. बहुत अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन है ये. ठीक है, पहले तो बोल दिया देखो एसोसिएट रिलेशनशिप. रीता इंक के पास 25% शेयर होल्डिंग है. ठीक है, रीता इंक होल्ड्स 25% शेयर होल्डिंग. तो ये एसोसिएट इंटरप्राइज नहीं है क्योंकि मिनिमम 26% चाहिए होता है. नो एई बिटवीन रीता एंड ईएसएस. लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में लिख दिया कि रॉयल्टी वाज पेड टू टोक्यो एएनजेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर यूज ऑफ टेक्निकल नो हाउ in manufacturing components. Tokyo has provided the same now to another Indian company. Tokyo is the sole owner of technology used by ESS. तो सर यहाँ पे ESS उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. तो टोक्यो और ANZ जो है ये लोग डेफिनेटली आर्म्स लेंथ में डील करेगा बिकॉज दे आर डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है. लोन एडवांस्ड बाय टर्फ लिमिटेड ऑफ यूके. इट इज आउटस्टैंडिंग फॉर द होल ईयर एंड नो अमाउंट वाज पेड. टोटल बुक वैल्यू 10,000 करोड़ है. सिमिलर 9% पर एनम है. टोटल इंटरेस्ट पेड कितना है, इट मे बी टेकन एज $10 करोड़. ठीक है, आपको 9% पे 10,000 करोड़ का जो डॉलर है वो दिया है सर. ठीक है, तो अल्टीमेटली लोन अमाउंट कितने का है, लोन अमाउंट कितने का है सर, 100 करोड़ है. इंटरेस्ट एडवांस टर्फ लिमिटेड ने यूके को किया. अब ध्यान देना बेटा, आउटस्टैंडिंग है, नो अमाउंट दिस. टोटल बुक वैल्यू कितना है, 10,000 करोड़ का है. तो 100 करोड़ है 10,000 करोड़ का, तो यहाँ पे अल्टीमेटली कितना है, तो सर यहाँ पे अल्टीमेटली 1% है. ठीक है, 1% है जो कि मेरा लोन का है. तो यहाँ पर भी देखो द लोन अमाउंट वाज 100 करोड़ एंड अप्लाइंग द एक्सचेंज रेट आपका अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका 10,000 करोड़ रुपीज 10,000 करोड़ से या $100 करोड़ है. सॉरी मैं इसमें मिसमैच कर गया. ठीक है, एक्सचेंज रेट लेकिन यहाँ पर दिया है लास्ट में कितना, $1.90. तो 100 इंटू 90 करेंगे अगर हम लोग तो 9,000 हो गया सर. ठीक है, तो $1 तो कितना हो गया, 9,000 हो गया. राइट, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, $1 इज इक्वल टू 90 फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन. लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ अज्यूम कर लिया 85 पर डॉलर, तो 8500 है विच इज मोर देन 50%. तो भी एएलपी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो एकदम क्लियर है आपको किस किस में एएलपी एडजस्ट करना है. एक तो टोक्यो वाले के केस में और एक आपको इंटरेस्ट वाले के केस में. ये दो सिचुएशन में आपको एडजस्ट करना है. डेप्रीसिएशन दे दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स आप ऐड बैक कर देंगे. तो आपका अर्निंग्स कितना है, 823 करोड़ आपका यहाँ पे अर्निंग्स हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जिसपे डिफरेंशियल प्राइस कंप्यूटर्स वाले पे, फर्स्ट केस क्या है कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स वाला जो रीता को बेचा उसमें नहीं होगा. लेकिन सेकंड देखो, रॉयल्टी हमने पेमेंट कर दिया टोक्यो एनजेड को टू अनदर इंडियन कंपनी. टोक्यो एनजेड सोल ओनर ओनली डिपेंडेंट बाय दिस. तो 8 लाख हमने $8 लाख हमने रॉयल्टी पेमेंट किया टोक्यो एनजेड को. सो टू अनदर इंडियन कंपनी
एज पर द सेम नो, सब बाकी को 5 लाख में दे रहा है, तो 3 लाख एक्सेस पेमेंट किया ना हमने, तो 3 लाख जो अपने एक्सेस पेमेंट किया बेटा, उसका अपने को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल एड बैक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो 3 लाख इंटू 90 कितना हो रहा है, इसको डिवाइड बाय अगर लैक्स करेगा तो यू विल बी गेटिंग 270 लैक्स, सॉरी 27 लैक्स। तो 30 लाख का बेसिकली आपको क्या करना है, इंटू 90 करना है। ठीक है, तो 30 लाख इंटू 90 अगर अपने करते हैं, ये 823 क्या है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूँ, अच्छा करोड़ है सॉरी, तो 222 ये हो जाएगा आपका 27 करोड़। तो 27 करोड़ आप क्या कर देंगे यहाँ पे, एड बैक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, लोन 100 करोड़ का 10% है आउटस्टैंडिंग पूरे साल भर में। टर्फ एडवांस लोन ऑफ सिमिलर टू अनदर इंडियन कंपनी 9%, तो 1% एक्स्ट्रा क्यों दिया भैया, 1% आप एक्स्ट्रा दियो, तो आपका लोन अमाउंट कितना है, लोन अमाउंट है 9,000 करोड़, 100 करोड़ बेसिकली। तो 100 करोड़ इंटू 1% इंटू 90, तो बेसिकली वही 9,100 इंटू 90, ये हो गया 9,000 करोड़, इसका 1%, तो ये हो गया 90 रुपीज। तो हम ऐड बैक कर दिया, तो मेरा ALP के बाद आ रहा है 940, अब मेरा आ रहा है 940, दिस विल बी माई 940। ठीक है ये अपना आ गया 940। अब आपको क्या बोला, डेप्रीसिएशन 150 है और 500 आपका ये। अब मुझे एक चीज बताओ, ये तो अपने ऐसे किए हैं, लेकिन यहां पर देखो क्लियरली दिया है, यहां पर आपका जो एक्चुअल इंटरेस्ट लगा है 9,000 पे, आपका इंटरेस्ट भी तो लगा एक्चुअल, तो वो भी तो आप उसको कंसिडर करोगे। तो 100 करोड़ इंटू 90, 9,000 करोड़ पे, 9,000 करोड़ पे गवर्नमेंट आपको क्लियर बोल रहा है 9,000 करोड़ पे आपने 10% तो ब्याज दिया ही है, तो वो भी ऐड कर दो, क्योंकि एबिटा निकालने के लिए हमको अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स सब करना पड़ता है, तो ये प्रॉफिट में तुम सब डेबिट मार के बैठा है। गुड पार्ट बॉस, गुड पार्ट, समझ में आया? तो एबिटा निकालने के लिए क्या है, इंटरेस्ट का जो एक्चुअल खर्चा है वो भी तुमको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। तो तुमने एक्चुअल इंटरेस्ट को एड बैक करके 1750 एबिटा निकाला। ठीक है, अब आपको क्या करना, आपको 1750 आ गया, आपको इसका 30% ही डिडक्शन मिलेगा। आपका एक्चुअल इंटरेस्ट कितना है, डेबिटेड है 810, तो आप 525 लेस कर देंगे, और बाकी जो डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन ये फिगर में ऑलरेडी दिया हुआ है वो है 150, जो क्लियरली है 150 और 500, इसको आप लेस कर देंगे टू फाइनली कैलकुलेट योर प्रॉफिट। तो 500 और 150 ऐड लेस कर दिए, तो आपका फाइनल इनकम कितना आ जाएगा, 575। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वालिटी MQP है, अच्छे से सॉल्व कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही से क्वेश्चन फंसेगा आपके एग्जाम में। 8 है, पूरा का पूरा ये लोग बुक प्रॉफिट पूछा है। मित्तल फैब्रिकेटर्स एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट दे दिया है। आफ्टर दिस ये सारे आइटम्स है, तो डेप्रीसिएशन ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, इसका कुछ नहीं करेंगे, ये ऐड करेंगे, प्रपोज डिविडेंड ऐड करेंगे, इसका कुछ नहीं करेंगे, STT पेड का कुछ नहीं करेंगे। नेट प्रॉफिट इंक्लूड्स एन इनकम अमाउंटिंग टू 10 लाख विच इज एग्जेम्प्ट अंडर 10(1), तो एग्जेम्प्ट इनकम तो नहीं आएगा ना, वो तो लेस करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी बात चेक करते हैं। तो देखो सबसे पहले 224 लाख ऐड कर लिया, डन। इसमें 110 लाख ऐड कर दिया, 55 लाख ऐड कर दिया, 38 लाख भी ऐड कर दिया, बाकी इंटरेस्ट 43 भी का कुछ नहीं होगा। 38 के बाद हम क्या करेंगे, 90 भी ऐड कर देंगे, तो हमने 90 भी यहाँ पे ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया 293। ठीक है, अब ध्यान दो, नेट प्रॉफिट इंक्लूड्स एन इनकम अमाउंटिंग टू 12 लाख विच इज एग्जेम्प्ट अंडर 10(1), तो एग्जेम्प्ट इनकम जो 10(1) में ये 12 लाख पहले अपने लेस कर देंगे, क्योंकि इसमें टैक्स लगना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए डेप्रीसिएशन इंक्लूड्स 35 लाख टुवर्ड्स रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, तो डेप्रीसिएशन टोटल कितना है, 110 लाख का है, तो 110 लाख का मेरा डेप्रीसिएशन है, तो 110 माइनस 35 यानी 75 तो मैं लेस कर सकता हूं ना, क्योंकि रीवैल्यूएशन पार्टी मुझे ऐड करना होता है, तो 75 ही मैं क्या करूंगा यहाँ पे लेस कर दूंगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल को कुछ नहीं करेंगे, वो एडेड रहेगा। 40 लाख क्रेडिटेड टू PL रीवैल्यूएशन रिजर्व से निकल गया, तो 40 लाख एज इट इज आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे। और कुछ बैलेंस PL शोन इन PL एज एसेट साइड वाज 28 लाख, रिप्रेजेंट नो ब्रॉट फॉरवर्ड, तो बिजनेस लॉस कुछ नहीं था, तो ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि विच एवर इज लोअर हम लेते हैं। तो लेस करके हमारा फाइनल आंसर है 390, इस पे 15% बुक प्रॉफिट। ठीक है, अब टोटल इनकम कितना है, ध्यान दो बेटा, बुक प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका, 390 लाख आ रहा है, 390 लाख आपका बुक प्रॉफिट आ रहा है, यानी वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। डीम टोटल इनकम वही है, तो यहाँ पे 7% आपको सरचार्ज लगाना है और 4% लास्ट में सेस लगाना है। फाइनल आंसर कितना आएगा आपका, 65 लाख 9,880 आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था।
ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा इंस्टीट्यूट का। इट इज फ्रॉम एपीए, एकदम सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा है। कोलकाता बेस्ड कंपनी है, एंगेज्ड इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, अप्लाई करता है एपीए के लिए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेरीज रेज्ड बाय द कंपनी। कंपनी का ये सारा क्वेरीज है। इट अप्लाइड फॉर एपीए on 22nd December. The agreement was entered on 6 June. State the years APA will apply: 26 27, 27 28, 28 29, 29 30, 30 31। ठीक है, ओके। जिस साल वो एपीए एंटर किया उस साल से वो एप्लीकेबल हो जाएगा। एग्रीमेंट हुआ है, एपीए वुड अप्लाई फ्रॉम 1st April, बीइंग द 1st April इन द फाइनेंशियल विच द अग्रीमेंट वाज अप्लाइड फॉर। ठीक है, 25 है। अच्छा, ये अप्लाई किया 22 दिसंबर को, सॉरी ये 26 है बेटा, 25 है सॉरी। तो ये 25-26 से एप्लीकेबल होगा। ऑल्दो अग्रीमेंट फाइनली एंटर हुआ 6 जून को, तो ये 25-26, 26-27, 27-27, 28-29, 29-30, ये 5 साल ये एपीए एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, if the ITR for AY 25-26 was filed on 3rd October, what would be the impact of APA? 25-26 का जो असेसमेंट ईयर है उसके इंपैक्ट क्या होगा? उसको मॉडिफाइड रिटर्न जो है फाइल करना पड़ेगा। If he does so, he has to file a modified return after the date of the agreement. अब नेक्स्ट पूछा है, रोल बैक अगर ऑप्ट करना है तो पीरियड ऑफ कवरेज क्या है इसका? 4 साल पहले। तो 24-25, 23-24 और 22-23 और 21-22। तो 21-22, 22-23, 23-24 एंड 24-25 4 साल के लिए वो एपीए एप्लीकेबल कर सकता है। ठीक है, For the AY 16-17, the matter regarding TP adjustment was decided by ITT. Is it eligible for rollback benefit? No, it is preceding the 4 years. तो ये rollback applicable नहीं है। नेक्स्ट, फॉर AY 22-23, तो AY 22-22 क्या हो गया? 21-22, 22-23, 23, हाँ ठीक है। TP एडजस्टमेंट पेंडिंग है, नो नो नो, देन इट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज इट इज अ पेंडिंग मैटर बिफोर ITAT, देन रोल बैक इज नॉट एप्लीकेबल। रोल बैक इस पे एप्लीकेबल नहीं है सर। ठीक है, नेक्स्ट, total income admitted for AY 24-25 was 100 crores. ALP adjustment due to report of TPO is 120 crores. If rollback is applied, it would be 90 crores. तो ये कम हो जाएगा. It will be reducing my total income. तो yes, what figure would be taken as income ultimately liable to tax? तो भैया जो रिपोर्ट के हिसाब से वो ही मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, टोटल इनकम वाज 100 crores, ALP adjustment due to report is 120, rollback is applied, income would be 90. In such case 100 crore would be treated as final income of that year in spite of rollback and AP। मतलब जितना आपने एडमिट किया है उतना तो आपको लेना ही पड़ेगा सर। ठीक है, next, is it possible to withdraw the application of rollback after some time? Yes, it is possible to withdraw even the APA application agreed upon, and it will be deemed that APA was never entered into and ALP provisions will be applicable on mutandis basis। सर इस बार डीटी का एमक्यूपी का लेवल बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत एक्सट्रीमली गुड था। इस तरह का अगर पेपर आया तो डेफिनेटली थोड़ा चांसेस है कि आपके एग्जाम में पेपर डिफिकल्ट आ सकता है, और मेरे हिसाब से ऐसा कोई बात नहीं है कि आप इस पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो शॉकिंग है बट अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में अच्छा खासा आएगा। सेट 2 का वेट कर रहा हूँ, सेट 2 जैसे आएगा आप लोग को मैं सबसे पहले रेकमेंड कर दूंगा, बट मुझे नहीं लगता कि सेट 2 फर्स्ट वीक ऑफ जून के पहले आएगा। जब भी आएगा एग्जाम के एक दिन पहले तक तो आ ही जाएगा, आपको मैं डिस्कस करा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में। इन केस अगर मेरे से कुछ छूट गया है तो एक बार सोल्यूशंस से देख लेना, और उसके बाद भी सर तो कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।